तो कैसे हैं सब लोग। अभी 2 दिन पहले 25 मई 2025 को आप सभी का यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था। उम्मीद है कि आप सभी का बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया होगा। इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री के एग्ज़ाम में 16 क्वेश्चंस हमें हिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो देखने को मिले। आज की क्लास में हम वही डिस्कस करेंगे, वही हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो पूछे गए उनके आंसर्स विद एक्सप्लेनेशंस। खास बात यह है कि जितने भी सवाल इस साल पूछे गए हैं उन सभी टॉपिक्स के बारे में मैं ऑलरेडी, जितनी मेरी सीरीज चल रही है एग्जाम स्पेसिफिक एमसीक्यूज, एग्जाम स्पेसिफिक एनसीईआरटी एंड बैटल्स ऑफ इंडिया, कहीं ना कहीं हर एक टॉपिक के बारे में जो है मैं ऑलरेडी डिटेल में जो है वो बात कर चुका हूं। और एक डायरेक्ट सवाल बिल्कुल इंक्लूडिंग द ऑप्शंस एज वेल हमें यूपीएससी के प्री के एग्जाम में इस साल देखने को मिला फ्रॉम माय लेक्चर। वो कौन सा सवाल था उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें पीरियड वाइज ब्रेकअप की कि कौन से टाइम पीरियड से हमें कौन से सवाल देखने को मिले हिस्ट्री के, जैसा मैंने बात की 16 क्वेश्चंस इस साल हिस्ट्री के पूछे गए आउट ऑफ 100 इन द प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज। तो एंशियंट हिस्ट्री से हमें इस साल 6 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिले। मेडिवियल से इस बार एक भी क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलता है। मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा 8 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं और आर्ट एंड कल्चर से भी हमें 2 क्वेश्चंस इस साल देखने को मिले। मेडिवियल हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन ना आना थोड़ी सी आश्चर्य की बात जरूर है, क्योंकि हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है मेडिवियल हिस्ट्री से, बट इस साल जो है हमें देखने को नहीं मिला है। तो कुछ इस प्रकार का हमारा ब्रेकअप हमें देखने को मिलता है। 6 क्वेश्चंस एंशिएंट से, 8 मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से 2 क्वेश्चंस। तो टोटल हमारा ग्रैंड टोटल हुआ 16 क्वेश्चंस का। तो चलिए अब बात करते हैं हर एक क्वेश्चन के बारे में, उसके आंसर के बारे में, और वो आंसर सही क्यों है उसकी भी एक्सप्लेनेशन के बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमें देखने को मिलता है, Sedition has become my religion was the famous statement given by Gandhi ji at the time of options A. the Champaran Satyagrah, B. publicly violating salt law at Dandi, C. attending the second round table conference in London, या फिर D. the launch of the Quit India movement। काफी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हमें ये देखने को मिलता है, बट अगर आपको उस टाइम पे रिकॉल नहीं भी हो रहा होता कोई क्वेश्चन, एक आपको मैं टिप देता हूं, तो किसी भी क्वेश्चन को अगर आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको एक ना एक हिंट जो है वो जरूर मिल जाएगा। जैसे यहां पे पहला ही वर्ड हमें देखने को मिलता है सेडिशन। सेडिशन इज नथिंग बट राजद्रोह। सेडिशन का मतलब हमें देखने को मिलता है राजद्रोह। मतलब उस समय पे सरकार किसकी थी? ब्रिटिश की सरकार हमें देखने को मिलती है। उस सरकार के खिलाफ जाके गांधी जी ने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया कि उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सेडिशन यानी राजद्रोह जो है वो मेरा अब धर्म बन चुका है। तो अगर हम चंपारण सत्याग्रह की तरफ देखें तो ये गांधी जी का शुरुआती एक मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड द चंपारण सत्याग्रह। साउथ अफ्रीका से जब गांधी जी नए नए आए थे तो ये 2 मूवमेंट्स उनके शुरुआती मूवमेंट्स थे। तो सेडिशन का उनका रिलीजन बन जाना शुरुआती मूवमेंट्स में कुछ जचता है नहीं। तो ये ऑप्शन जो है आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है पब्लिकली वायलेटिंग द सॉल्ट लॉ एट दांडी। ये हमारे जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है ये काफी सूटेबल जो है वो देखने को मिल रहा है, बिकॉज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय हमें देखने को मिलता है साबरमती से दांडी तक गांधी जी ने जो है वो पैदल यात्रा की थी और सॉल्ट लॉ को जो है वो तोड़ा था। और इसका सही आंसर भी हमें ऑप्शन बी ही जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि उसी समय पे गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दी थी कि राजद्रोह जो है वो मेरा अब धर्म बन चुका है और नॉन वायलेंस के थ्रू जो है मैं इस देश को आजादी दिलाना चाहता हूं। तो ये गांधी जी ने इस समय पे कहा था जब उन्होंने दांडी के अंदर सॉल्ट लॉ को जो है वो ब्रेक किया था। बाकी ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। अटेंडिंग द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। लंदन में जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उस समय पे गांधी जी का ये कहना कि सेडिशन इज माय रिलीजन, ये कुछ जचता है नहीं। इसके बाद द लॉन्च ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, इस समय भी लग तो रहा है कि क्या पता वो बोलें, बट ये मूवमेंट जो है एक फेलियर बन के ही साबित हुआ, बिकॉज काफी सारे कांग्रेस लीडर्स को जो है इस मूवमेंट के दौरान अरेस्ट कर लिया गया था। तो इस समय भी गांधी जी ने ये 2 ऑप्शंस जो है हमें सबसे सूटेबल दिखाई देते हैं, बट उन दोनों में से भी सबसे सूटेबल ऑप्शन आपका ऑप्शन बी ही है। एक बार अगर हम और एक्सप्लेनेशन की तरफ देखें, एक बुकिश एक्सप्लेनेशन की, ऑन 6th April
Gandhiji reached Dandi and declared, the British rule in India has brought about moral, material, culture and spiritual ruination of this great country. I regard this rule as a curse. I am out to destroy this system of government. Sedition has become माई रिलीजन. इस समय पे ही गांधी जी ने, जब उनका दांडी मार्च चल रहा था, उसी समय पे उन्होंने ये बात कही थी. आर्स इज अ नॉन वायलेंट बैटल. वी आर नॉट टू किल एनीबडी, बट इट इज आवर धर्म टू सी दैट द कर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट इज ब्लॉटेड आउट. तो ये जो है पूरा स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. दांडी मार्च से जो स्टार्ट हुआ था, तो हमें ये स्टेटमेंट गांधी जी का देखने को मिलता है. उसका सही आंसर है ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन देखते हैं. The famous female figurine known as the dancing girl found at Mohenjo-daro is made up of, काफी ज्यादा सिंपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये. ए कार्नेलियन, बी क्ले, सी ब्रॉन्ज या फिर डी गोल्ड. आप सभी को पता होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी हमारी, जिसके अंदर हमारे जो साइट्स हैं हड़प्पा, मोहेंजो-दारो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, चान्हू-दारो एटसेट्रा, जितनी भी हमारी साइट्स हैं वो सब किसके अंडर में आती हैं? अंडर द ब्रॉन्ज एज. ब्रॉन्ज एज के दौरान जो है हमें ये सिविलाइजेशन जो है वो देखने को मिलती है, विच वॉज प्रिसाइडेड बाय द नियोलिथिक एज. नियोलिथिक के बाद हमें ब्रॉन्ज एज देखने को मिला, एंड ब्रॉन्ज एज के बाद हमें अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो देखने को मिलता है आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन एम्पायर, हड़प्पन सिविलाइजेशन, सॉरी. अर्ली वैदिक इसके बाद का, एंड इससे प्रीलूड करते हुए हमें द नियोलिथिक पीरियड जो है वो देखने को मिलता है. हड़प्पा के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 3300 बीसीई से लेके 1700 बीसीई तक हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर द इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है वो टाइम पीरियड देखने को मिलता है. और ब्रॉन्ज एज के अंतर्गत आने से जो भी वहां के स्कल्पचर्स हैं मेनली, वो हमें ब्रॉन्ज के ही जो है वो देखने को मिलते हैं. इसलिए इसका सही आंसर है सी, ब्रॉन्ज. हालांकि जो पॉटरीज वगैरह बनती थी वो उस समय पर भी क्ले या फिर टेराकोटा की ही बनती थी, बट यहां पे आपका सीधा सवाल ये पूछा गया, द फेमस फीमेल फिगरीन, ये आपका एक स्कल्पचर ही हो सकता है. द डांसिंग गर्ल, इसके बारे में आपने पढ़ा भी जरूर होगा. मोहेंजोदाड़ो के बारे में जब मैं बात कर रहा था एनसीईआरटी वाली क्लास में, तब मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं. तो ये जो है हमारा स्कल्पचर हमें ब्रॉन्ज का देखने को मिलता है. एक बार एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़े. The famous dancing girl statuette found at Mohenjo-daro is a small bronze sculpture, approximately 10.5 centimeters और 4.1 inches high. कुछ इस प्रकार का हमें ये स्कल्पचर देखने को मिलता है. फोटो में जरूर बड़ा दिख रहा होगा, बट साइज में काफी छोटा है, करीब 4 इंच का. It is a masterpiece of Harappan art and showcases their skill in bronze casting using the lost wax technique. लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो है हमें ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस में देखने को मिलती थी, खास करके इंडस वैली और साथ में मेसोपोटामिया में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था. इसके बाद अगला सवाल अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट. चौरी चौरा इंसिडेंट नाम से ही आपको काफी कुछ अंदाजा लग गया होगा. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सस्पेंड होने के पीछे चौरी चौरा मूवमेंट का ही हाथ था. 1922 में पुलिस वालों मतलब एक पुलिस चौकी चौरी चौरा के अंदर, उसमें जो है आग लगा दी थी लोगों ने. उसमें 22 पुलिसमैन की जो है वो मौत हो गई थी. उसके बाद जो ट्रायल पे लोग आए थे उनके लिए किसने लीगल डिफेंस प्रोवाइड किया? इसका जो सही आंसर हमें देखने को मिलता है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी, मदन मोहन मालवीय और उनके सुपुत्र कृष्ण कांत मालवीय. एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर हम देखें, after the Chauri Chaura incident in February 1922, many people were arrested and put on trial. Pandit Madan Mohan Malviya played a very significant role in defending the accused. He, along with his son Krishna Kant Malviya and other lawyers, argued the case for the accused, particularly in the appeal stages. और यहां पे हमें देखने को मिलता है कि 172 लोगों को जो है वो मौत की सजा सुनाई गई थी, बट इनके लीगल डिफेंस प्रोवाइड करने के बाद सिर्फ 19 की जो है वो फांसी की सजा मिली. बाकियों की सजा जो है हमें कम देखने को मिलती है. इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है पंडित मदन मोहन मालवीय एंड हिज सन कृष्ण कांत मालवीय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है. अगला क्वेश्चन देखते हैं.
Subsequent to which one of the following events Gandhiji, who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from all spheres, decided to include the upliftment of Harijans? हरिजन्स का आपको सबको मतलब पता ही होगा. हरिजन्स वर द लोअर कास्ट पीपल. गांधी जी उनको जो है हरिजन कह के बुलाते थे. इन हिज पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्राम, ऑप्शंस ए द पूना पैक्ट, बी द गांधी इरविन पैक्ट, सी अरेस्ट ऑफ कांग्रेस लीडरशिप एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, या फिर डी प्रोमलगेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. प्रोमलगेशन का मतलब यहां पे होता है प्रमोट करना किसी चीज को. तो जब प्रमोशन चल रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटिश सरकार ने एक फेडरल स्टेट की मांग की थी और डायरकी को जो है वो हटा दिया था. उस समय पर उस एक्ट की जो प्रमोशन थी उस समय पे क्या हुआ था. तो यहां पे अगर हम एक बार ध्यान से ऑप्शंस को देखें, और हम जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चंस को अगर आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तब आपको क्वेश्चंस जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तब आपको पता चलेगा कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपके लिए हिंट का काम जो है वो कर सकते हैं. तो हरिजन जो हमें यहाँ पे एक वर्ड देखने को मिलता है, तो अगर हम उसको लेके चलें तो पूना पैक्ट को अगर 1 मिनट के लिए साइड रखें, तो गांधी इरविन पैक्ट के समय पे हमें जो देखने को मिलता है कि इट वॉज मोर ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन गांधी एंड लॉर्ड इरविन. लॉर्ड इरविन ने कहा था उनको कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कीजिए और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो चल रहा था उसको कुछ समय के लिए जो है वो पोस्टपोन कर दीजिए. तो ये हमें इस समय पे देखने को मिलता है ड्यूरिंग द गांधी इरविन पैक्ट. तो इस समय पे हरिजन्स की कोई बात यहां पे की नहीं गई थी. इसके बाद अरेस्ट ऑफ कांग्रेस लीडरशिप एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, इस समय पे भी हरिजन्स को लेके ऐसी कोई बड़ी टिप्पणी नहीं की गई थी. और प्रोमलगेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जैसा कि मैंने बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया को एक फेडरल स्टेट बनाने की मांग की थी ब्रिटिश सरकार ने और डायरकी को भी जो है वो हटाया था. तो इस समय पे भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हरिजन्स को लेकर कोई बात यहाँ पे इन 3 ऑप्शंस में हमें देखने को नहीं मिलती. तो हमारा जो एकमात्र ऑप्शन बचता है दैट इज द पूना पैक्ट बिटवीन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड महात्मा गांधी. यहां पे भी एक कॉम्प्रोमाइज हमें देखने को मिलता है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहते थे हमारे दलित वर्ग या फिर लोअर कास्ट के पीपल के लिए, बट गांधी जी इसके अपोज में थे कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए तो पूरे हिंदू समाज में जो है एक बहुत बड़ा डिवाइड जो है वो बन जाएगा. तो आगे जाके पूना पैक्ट के दौरान हमें देखने को मिलता है 1932 कि दोनों ही पक्षों महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी, इन दोनों के बीच एक कॉम्प्रोमाइज होता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो नहीं, आपको रिजर्व्ड सीट्स जो है वो दे दी जाएंगी. तो यहां पे हमें देखने को मिलता है हरिजन्स की अपलिफ्टमेंट की बात यहां पे पूना पैक्ट के अंदर की गई है. तो इसका सही आंसर हमें देखने को मिलता है ए द पूना पैक्ट. एक बार बुकिश एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं इस चीज का. The Pune Pact was signed in 1932 between Mahatma Gandhi and Dr. Bhim Rao Ambedkar, following the British government's communal award, which provided separate electorates for the depressed classes. इससे पहले मुस्लिम्स के लिए भी separate electorates की मांग जो है वो की जा चुकी थी. Now known as the scheduled castes. Gandhi strongly opposed separate electorates for untouchables, fearing it would divide the Hindu society. जैसा कि मैंने अभी just बात की. He went on a fast onto that, which led to negotiations and the eventual signing of the Pune Pact. After this event, Gandhi intensified his effort for the upliftment of Harijans, a term he used for the untouchables, making it a central part of his social and political program. He launched the Harijan Sevak Sangh and started the Harijan Weekly to campaign against untouchability. This is the correct event after which Gandhi made the अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स एज अ मेजर फोकस. तो इसका सही आंसर हमें देखने को मिलता है ए द पूना पैक्ट. अगला क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग फ्रूट्स papaya, pineapple and guava. How many of the above were introduced in India by the Portuguese in the 16th and the 17th centuries? हम सबको पता ही है कि 1498 के अंदर वास्को दा गामा जो कि पोर्टुगीज ट्रैवलर थे, उन्होंने यूरोप से लेकर इंडिया तक पहले सी रूट की जो है वो खोज की थी और पहली बार इंडिया पहुंचे थे. तो पोर्टुगीज लोग जो है कौन कौन से इन तीनों में से फल लेके आए थे? ऑप्शंस आपके हैं ओनली 1, ओनली 2, ऑल द 3 या फिर नन. तो काफी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चंस जो है कुछ ट्रिकी सवाल आते रहते हैं. मैंने बताया था कि इजी टू मॉडरेट के बीच में हमें इसका डिफिकल्टी लेवल देखने को मिलता है, बट कुछ क्वेश्चंस जो है हमें डिफिकल्ट भी देखने को मिलते हैं. उनमें से एक ये भी है बिकॉज इसके बारे में ज्यादा कोई पढ़ता है नहीं, बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये तीनों ही फ्रूट्स जो है हमें
ट्रॉपिकल अमेरिका या फिर सेंट्रल अमेरिका के जो हैं वो देखने को मिलते हैं, और ये तीनों ही फ्रूट्स पोर्टुगीज ने इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किए थे। उसका सही आंसर है ऑल द 3 फ्रूट्स। एक्सप्लेनेशन की बात करें, एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट, पपाया इज करेक्ट। पपाया इज नेटिव टू ट्रॉपिकल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड सदर्न मेक्सिको। इट वॉज इंट्रोड्यूस टू इंडिया बाय द पोर्टुगीज इन द 16th सेंचुरी। इसके बाद पाइनएप्पल की बात करें, पाइनएप्पल इज ऑल्सो नेटिव टू साउथ अमेरिका। द पोर्टुगीज इंट्रोड्यूस्ड पाइनएप्पल टू इंडिया इन द 16th सेंचुरी। गुआवा भी पोर्टुगीज ही लेके आए। गुआवा इज नेटिव टू सेंट्रल अमेरिका एंड मेक्सिको एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया बाय द पोर्टुगीज इन द 17th सेंचुरी। तो इसका सही आंसर हमें जो देखने को मिलता है दैट इज ऑल द 3 फ्रूट्स। ऑप्शन सी जो है हमें सही देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा राम मोहन रॉय। He possessed great love and respect for the traditional philosophical systems of the East. He desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity and social equality of all men and women. अब यहां पे आपसे ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों ही स्टेटमेंट्स में से सही कौन सी है, गलत कौन सी है। Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, या फिर D, neither 1 nor 2। इसका जो सही आंसर है हमें देखने को मिलता है दैट इज सी, बोथ 1 and 2। ऐसा क्यों? बिकॉज ही पोजेस्ड ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम्स ऑफ द ईस्ट। यहां पे हमें देखने को मिलता है वेदांता सोसाइटी से जुड़े हुए थे राजा राम मोहन रॉय, और काफी ज्यादा जो है वो रिस्पेक्ट करते थे इंडिया के ट्रेडिशंस को, खासकर ईस्टर्न ट्रेडिशंस जो हमें देखने को मिलते हैं। और बस सती प्रथा के अपोज में थे वो, कि जो भी हमें ऑप्रेस्ड ट्रेडिशंस हैं उनके खिलाफ हमें उनकी आवाज उठती हुई दिखाई देती है। बट जो ट्रेडिशनल अच्छे हमें ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं, फिलोसॉफिकल सिस्टम्स हमें देखने को मिलते हैं लाइक द वेदांता, उसके साथ खड़े थे राजा राम मोहन रॉय। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। सेकंड की बात करें तो ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमेन टू एक्सेप्ट द रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी ऑफ ऑल मेन एंड वुमेन। ये भी बिल्कुल सही है। सोशल इक्वालिटी की वो बात करते थे मेन एंड वुमेन के बीच में, सती प्रथा के जो है बिल्कुल विरुद्ध हमें देखने को मिलते हैं राजा राम मोहन रॉय। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल सही है। एक बार एक्सप्लेनेशन भी जो है वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 करेक्ट। Raja Ram Mohan Roy had a deep appreciation for the traditional philosophical systems of the East, especially the Vedanta. He studied Sanskrit, Persian and Arabic texts and sought to highlight the rational and ethical aspects of Indian philosophy. He believed that Indian traditions had much to offer but also needed reforms. तो ये जो है राजा राम मोहन रॉय का मानना था, इसीलिए स्टेटमेंट 1 जो है हमें करेक्ट देखने को मिलती है। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। Raja Ram Mohan Roy was a strong advocate of rationalism, scientific approach and the principle of human dignity। और वो ये चाहते थे कि सारे के सारे लोग जो हैं भारत के वो यही चीज फॉलो करें, साइंटिफिकली देखें चीजों को, रैशनलिज्म का इस्तेमाल करें, सवाल उठाएं और तब किसी चीज के ऊपर बिलीव करें। He campaigned against social evils like sati, caste discrimination and promoted the equality of men and women. He wanted Indians to adopt modern, rational and scientific thinking while upholding human dignity and social equality. Therefore, both the statements are correct in this question. तो इसका सही आंसर हमें देखने को मिलता है both 1 and 2, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following subjects with regard to the non-cooperation program. First, boycott of law courts and foreign cloth. Second, observance of strict non-violence. Third, retention of titles and honors without using them in public. And fourth, establishment of panchayats for settling the disputes. How many of the above were part of the non-cooperation program? इसका सही आंसर जो हमें देखने को मिलता है, इनमें से 3 स्टेटमेंट्स जो है हमें सही देखने को मिलती हैं, ओनली 3। ऐसा क्यों? बिकॉज जो पहला हमारा स्टेटमेंट है बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लोथ, ये हमें सबसे पहली चीज ही देखने को मिलती है। स्वदेशी मूवमेंट जो हमें इससे पहले बंगाल में देखने को मिला था 1906 ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसी के ऊपर आधारित यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। फॉरेन क्लोथ का बहिष्कार करके खादी को जो है वो रिवोल्यूशनाइज करना और लोगों के बीच में प्रमोट करना, तो सबसे पहली चीज बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड वाज ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है हमें देखने को मिलता है महात्मा गांधी जी ने जो है स्टार्ट किया, तो नॉन वायलेंस फॉलो होना तो बहुत ज्यादा लाजमी बात है। बट थर्ड स्टेटमेंट है
रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब होता है रखे रहना बट उसको पब्लिक में यूज ना करना। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं था। यहाँ पे हमें रिटेंशन नहीं बल्कि कंप्लीट सरेंडर देखने को मिलता है। गांधी जी को जो केसर हिंद का टाइटल दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसको उन्होंने छोड़ दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो नाइटहुड का टाइटल मिला था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने भी उसको त्याग दिया था ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये स्टेटमेंट हमें गलत देखने को मिलती है। फोर्थ स्टेटमेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग द डिस्प्यूट्स, ये भी हमें सही देखने को मिलता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान हमें पंचायत का रोल भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर है ओनली 3, यानी कि ऑप्शन सी। एक बार बुकिश एक्सप्लेनेशन भी जो है वो देख लेते हैं। Statement 1, boycott of law courts and foreign cloth. Correct. The non-cooperation movement included the boycott of law courts, government schools and foreign cloth as major components. This was a direct action against British institutions and goods. Statement 2, observance of strict non-violence. Correct. जैसे मैंने बताया महात्मा गांधी का मूवमेंट है तो non-violence तो होना ही चाहिए, होना पक्का ही है। Mahatma Gandhi insisted on the strict observance of non-violence as a core principle of the movement. Any deviation from non-violence was not tolerated. इसीलिए हमें देखने को मिला आगे जाके जब 1922 फरवरी में चौरी चौरा इंसिडेंट होता है तो गांधी जी इस मूवमेंट को जो है वो सस्पेंड कर देते हैं। Statement 3, retention of titles and honors without using them in public. This statement is incorrect. The non-cooperation program called for the surrender of titles and honors conferred by the British government. Retaining them even without using them in public was not part of the program. तो ये statement हमें गलत देखने को मिलती है। Fourth, the establishment of panchayat. The movement encouraged the establishment of local panchayats to settle disputes as an alternative to British courts. तो ये हमें देखने को मिलता है इसका सही आंसर, that is only 3 statements were correct. अगला क्वेश्चन देखते हैं। The irrigation device called Araghat was options: A, a water bag made of leather pulled over a pulley. B, a large wheel with earthen pots tied to the outer end of its spokes. C, a large earthen pot driven by bullocks. या फिर D, a large water bucket pulled up by a rope directly by hand. इसका सही आंसर जो है that is B, a large wheel with earthen pots tied to the outer end of its spokes. ये जो है हमें एक पर्शियन टेक्निक देखने को मिलती है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर, बाकी जो है अरगहत के अंदर नहीं आते हैं। बट बी जो है हमारा अ लार्ज व्हील विद अर्दन पॉट्स टाइड टू द आउटर एंड्स ऑफ इट्स स्पोक्स, ये जो है हमें इस इरिगेशन टेक्निक को हम अरगहत जो है वो कहते हैं। एक बार एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर हम देखें, द करेक्ट आंसर इज बी, अ लार्ज व्हील विद अर्दन पॉट्स टाइड टू द आउटर एंड ऑफ इट्स स्पोक्स. This is correct. The Araghat was an ancient Indian irrigation device, essentially a water lifting wheel. It consisted of a large wheel with several earthen pots attached to its rim. As the wheel rotated, often by an animal or human power, the pots would dip into the water source and lift water to the fields. This device is well documented in ancient Indian texts and archaeological findings. तो ये जो है हमें अरगहत की जो है एक डिस्क्रिप्शन देखने को मिलती है। एक पर्शियन टेक्निक थी जिसको एंशियंट इंडियंस ने जो है वो अपनाया और हमें देखने को मिलता है हमारे एंशियंट इंडियन टेक्स्ट में भी। तो इसका सही आंसर है बी, अ लार्ज व्हील विद अर्थन पॉट्स टाइड टू इट्स आउटर एंड्स ऑफ इट्स स्पोक्स. अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following rulers in ancient India had assumed the titles Matvilasa, Vichitrachita and Gunabhara? Options: A, Mahendra Varman the First, B, Simha Vishnu, C, नरसिम्हा वर्मन द फर्स्ट या फिर डी सिम्हा वर्मन. एक पल्लवा किंग डायनेस्टी की हमें देखने को मिलती है। चारों के चारों हमारे पल्लव डायनेस्टी के लोग हैं। सदर्न इंडिया के बारे में जब मैं बात कर रहा था ड्यूरिंग द एग्जाम स्पेसिफिक एमसीक्यूज जो मेरी सीरीज चल रही थी, मैंने सबके बारे में जो है बात की थी। तो ये जो टाइटल्स हमें देखने को मिलते हैं मतविलासा, विचित्रचिता एंड गुणाभारा, ये जो है हमें देखने को मिलते हैं बाय द किंग महेंद्र वर्मन द फर्स्ट, द पल्लवा रूलर. एक बार अगर एक्सप्लेनेशन की तरफ देखें, the correct answer is A, Mahendra Varman the First. Mahendra Varman the First was a Pallava king who ruled in the 7th century CE. He was a noted patron of art and literature and is well known for assuming the titles Matvilas, the lover of drunken sport, Vichitrachita, the curious mind or the one with a creative mind, and Gunabhrata, yani full of virtues. He authored the Sanskrit play मत विलासा प्रहसना. तो इसका सही आंसर हमें देखने को मिलता है
ए महेंद्र वर्मन द फर्स्ट। बाकी ऑप्शंस की बात करें, सिम्हा विष्णु फॉल्स, सिम्हा विष्णु जो है महेंद्र वर्मन द फर्स्ट के पिता थे। नरसिम्हा वर्मन द फर्स्ट, ये भी फॉल्स है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज ममाला, ही वॉज द सन ऑफ महेंद्र वर्मन द फर्स्ट। महेंद्र वर्मन के पुत्र हमें देखने को मिलते हैं नरसिम्हा वर्मन, और उसके बाद सिम्हा वर्मन देखने को मिलते हैं, जो कि इन तीनों से पहले के पल्लवा किंग थे। तो ये बाकी तीन ऑप्शंस जो है आपके लिए काम के नहीं रहते हैं। तो सही आंसर जो है आपका देखने को मिलता है दैट इज महेंद्र वर्मन द फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार मैं इसके बारे में जिक्र भी कर चुका हूं ड्यूरिंग एग्जाम स्पेसिफिक एमसीक्यूज, बैटल्स ऑफ इंडिया। फाहीन द चाइनीज पिलग्रिम ट्रैवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ ऑप्शंस ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रमादित्य, सी कुमारगुप्त द फर्स्ट, या फिर डी स्कंदगुप्त। सबको पता होगा इसका आंसर, इसका कोई गलत करके तो मेरे हिसाब से आया नहीं होगा, बिकॉज सबको पता है फाहीन जो है चाइनीज ट्रैवलर, वो चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रम आदित्य के रेन के दौरान जो है वो इंडिया आए थे, और करीब 10 साल तक जो है वो इंडिया में रहे थे, और उनके अकाउंट्स जो है आज भी हमें गुप्ता एम्पायर की शानो शौकत जो है वो दर्शाते हैं। एक बार सारे ऑप्शंस को एक बार अगर हम एनालाइज करें, समुद्रगुप्त के बारे में तो सबको ही पता ही, वॉज अ मिलिट्री जीनियस। प्रयाग प्रहस्ती के अंदर समुद्रगुप्त के जो भी बैटल्स हैं प्रयाग प्रहस्ती इंस्क्रिप्शन के अंदर, जो कि हमें इलाहाबाद के अंदर देखने को मिलता है, पिलर जरूर वो अशोक का है, बट उसके अंदर जो इंस्क्रिप्शंस हैं हमें देखने को मिलते हैं समुद्रगुप्त की मिलिट्री विक्ट्रीज की। समुद्रगुप्त was a significant ruler of the Gupta dynasty known for his military conquests. However, Fahim did not visit during his reign. इसके बाद चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रमादित्य, इनके अगले रूलर समुद्रगुप्त के बाद जिन्होंने रूल किया गुप्ता डायनेस्टी पे, दैट वाज चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रमादित्य। और इन्हीं के रूल के अंडर जो है हमें देखने को मिलता है इंडिया वाज कॉल्ड द सोने की चिड़िया, यानी द गोल्डन बर्ड। द गोल्डन एज ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हमें चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रमादित्य के रेन के दौरान ही जो है वो देखने को मिलता है। फाहीन्स विजिट टू इंडिया इज वेल डॉक्यूमेंटेड टू हैव occurred during the reign of Chandragupta II, also known as Chandragupta Vikramaditya. He traveled extensively throughout North India seeking Buddhist scriptures and learning about Buddhist practices. He arrived in India during 399 AD and stayed for about 10 years. इसके बाद अगर हम देखें कुमारगुप्त द फर्स्ट, ये जो है चंद्रगुप्त द सेकंड के बाद नेक्स्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। कुमारगुप्त द फर्स्ट सक्सीडेड चंद्रगुप्त द सेकंड, फाहीन्स ट्रैवल्स प्रीडेट हिज रूल। इसके बाद डी स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त केम आफ्टर कुमारगुप्त द फर्स्ट, दस फाहीन डिड नॉट ट्रैवल ड्यूरिंग हिज रेन। तो ये जो है हमें देखने को मिलता है इसका सही आंसर दैट इज बी चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who among the following led a successful military campaign against the kingdom of Sri Vijaya, the powerful maritime state which ruled the Malay Peninsula, Sumatra, Java and the neighboring islands? ऑप्शंस ए अमोघ वर्षा राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के, बी प्रताप रुद्र ककाटिया डायनेस्टी के, सी राजेंद्र द फर्स्ट चोला डायनेस्टी के, या फिर डी विष्णुवर्धन होयसाला डायनेस्टी के। उसका सही आंसर जो हमें देखने को मिलता है 1025 सीई के अंदर जो है श्री विजया पर विजय प्राप्त की थी चोल राजा राजेंद्र द फर्स्ट ने। बहुत ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। राजेंद्र द फर्स्ट द चोला रूलर हमें देखने को मिलता है, इन्होंने 1025 सीई के अंदर श्री विजया किंगडम के ऊपर जो है वो विजय प्राप्त की थी। चोला किंगडम की हमें जो खासियत देखने को मिलती है, स्पेशली द मेडिवियल चोलाज, हमें ये देखने को मिलता है कि ज्यादातर जो है उनके कॉन्क्वेस्ट हमें देखने को मिलते हैं वो एशिया के मतलब बाकी कंट्रीज पे भी थे, मतलब जैसे कि बाकी हमें डायनेस्टीज देखने को मिले वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास ही रहे, बट चोला राजाज ने जो है वो काफी ज्यादा और एक्सपैंड हमें दिखता है उनका रेन। जैसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिलता है सुमात्रा, जावा एंड नेबरिंग आइलैंड्स को भी जो है वो कॉन्कर किया था चोला राजाओं ने। तो ये हमें एक बहुत बड़ा हिंट देखने को मिलता है। चोला राजेंद्र द फर्स्ट चोला रूलर, इन्होंने जो है यहाँ पे श्री विजया किंगडम को हराया था। एक बार एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर हम बढ़े, द करेक्ट आंसर इज सी राजेंद्र द फर्स्ट चोला। Rajendra Chola the first, the son of Raja Raja Chola, led a successful naval expedition against the Sri Vijaya kingdom in 1025 CE. This campaign is well documented in Chola inscriptions and is considered one of the most significant overseas military expeditions in Indian history. The Cholas attacked several ports and cities of Sri Vijaya, asserting their dominance over the maritime trade routes of Southeast Asia. तो जैसे मैंने बात की
चोला जो थे, मेडिवियल चोलाज, वो बाकी देशों पे भी जो है हमें देखने को मिलता है उनका इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ ऑल दीज एक्सपेडिशंस। बाकी राजाओं की बात करें तो अमोघ वर्षा राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के, एंड प्रताप रुद्र ककाटिया डायनेस्टी के, एंड विष्णुवर्धन ऑफ द होयसला डायनेस्टी के। आपके लिए ये ऑप्शंस जो है वो जरूरी है नहीं, बिकॉज राजेंद्र द फर्स्ट चोला इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा हमें ट्रिकी देखने को मिलता है कि कौन सा महाजनपद जो है कौन से नदी के पास जो है हमें देखने को मिलता है। विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया 600 to 322 BCE, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स: अस्माक, गोदावरी, कंबोज, विपस, अवंती, महानदी, कोसाला, सरयू। टेरिटोरियल रीजन एंड द रिवर फ्लोइंग इन द रीजन। हाउ मेनी ऑफ दीज पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड? ऑप्शंस ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल द 4। इसका सही आंसर जो है दैट बी, ओनली 2। ऐसा क्यों? बिकॉज अस्माक अगर हम देखें यहां पे, इसलिए मैंने यहां पे मैप भी जो है वो लगा दिया है। अस्माक का जो हमारा किंगडम या फिर महाजनपद हमें देखने को मिलता है वो कौन सी नदी के पास हमें देखने को मिलता है? जैसे कि आप देख सकते हैं मैप में भी गोदावरी नदी के पास जो है वो देखने को मिलता है। तो अस्माक जो है बिल्कुल राइटली मैच्ड हमें देखने को मिलता है गोदावरी से। इसके बाद कंबोज की बात करें तो यहां पे लिखा है विपस, यानी कि 20 नदी के पास इसका बसेरा था, बट ऐसा है नहीं। कंबोज के पास हमें इंदस नदी जो है वो देखने को मिलती है, तो ये जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। अवंती की बात करें तो यहां पे महानदी लिखा हुआ है। अवंती का अगर हम एरिया देखें तो हमें नर्मदा के पास जो है अवंती का बसेरा देखने को मिलता है, अवंती महाजनपद का। तो अवंती का भी हमें गलत देखने को मिलता है, महानदी नहीं बल्कि नर्मदा नदी के पास जो है अवंती महाजनपद था। और कोसाला की बात करें तो सरयू नदी, जो कि मॉडर्न डे घाघरा के नाम से हम जैसे जानते हैं, तो बिल्कुल सही। कोसाला का अगर हम रीजन देखें बिल्कुल अयोध्या के पास हमें सरयू नदी जो है वो देखने को मिलती है, तो ये बिल्कुल ही सही आंसर है। तो इनमें से दो जो पेयर्स हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं। दो महाजनपद के बारे में जो है जरूर आप जानते ही होंगे कि लेटर वैदिक पीरियड के बाद जो है, खासकर जब आयरन की डिस्कवरी हुई ड्यूरिंग द आयरन एज, उसके बाद हमें देखने को मिलता है आयरन टूल्स की मदद से लोगों ने जो है और जो जंगल झाड़ वगैरह थे उनको काट काट के आगे जो है सेटलमेंट्स बनानी शुरू की, और वही बड़ी सेटलमेंट्स, लोगों की बड़ी सेटलमेंट्स वर नोन एज द महाजनपद। टोटल 16 महाजनपद हमें देखने को मिले हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे पावरफुल महाजनपद जो उभर के आया दैट वाज मगध। और करीब अगले 1000 सालों तक जो है हमें मगध का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर इंडिया देखने को मिला, खासकर की दो डायनेस्टीज के समय पर, द मौर्यन एम्पायर एंड द इंपीरियल गुप्ताज। उस समय पे मगध का इन्फ्लुएंस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर सबसे ज्यादा था। ये जो है एक बेसिक आइडिया था अबाउट द महाजनपद। एक बार बुकिश एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं इन चारों ही महाजनपद के बारे में। अस्माक गोदावरी के पास बिल्कुल सही, कंबोज विपस के पास इनकरेक्ट, बिकॉज मैंने बताया कि इंदस नदी के पास हमें कंबोज का जो है इलाका देखने को मिलता है। अवंती महानदी इनकरेक्ट, नर्मदा के पास हमें देखने को मिलता है अवंती का रीजन, एंड कोसाला सरयू इज करेक्ट। तो यहां पे हमें 2 करेक्ट एंड 2 इनकरेक्ट देखने को मिलते हैं, इसलिए सही आंसर जो होगा ओनली 2, यानी कि ऑप्शन बी हमें देखने को मिलता है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट गंधर्वा महाविद्यालय, अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल, was set up in 1901 by Vishnu Digambar Palushkar in options A दिल्ली, B ग्वालियर, C उज्जैन या फिर D लाहौर। बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। 1901 के अंदर गंधर्व महाविद्यालय जो है लाहौर के अंदर जो है वो स्थापित किया गया था। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज D लाहौर। विष्णु दिगंबर पलुष्कर established the first गंधर्वा महाविद्यालय in Lahore in 1901. This marked a significant step in formalizing music education in India, aiming to revive and promote classical musical traditions. The other options are incorrect because there is no historical record suggesting that the first Gandharva Mahavidyalaya was either in Delhi, Gwalior और उज्जैन। तो इसका सही आंसर में देखने को मिलता है 1901 के अंदर लाहौर के अंदर गंधर्व महाविद्यालय को जो है वो स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Ashokan inscriptions suggest that the Pradeshika, Rajuka and Yukta were important officers at the options A village level administration, B district level administration, C provincial administration या फिर D levels of the central administration। अशोक के inscriptions में जो हमें प्रदेशिका, राजुका एंड युक्ता जो देखने को मिलते हैं, मैं इससे पहले कई बार डिस्कस कर चुका हूं जब मैं मौर्यन एम्पायर डिस्कस कर रहा था ड्यूरिंग एग्जाम स्पेसिफिक एमसीक्यूज एंड एग्जाम स्पेसिफिक एनसीईआरटी में भी जब मौर्यन एम्पायर का टॉपिक आया था तब मैंने बात की थी कि
पूरी डिटेल के अंदर मैंने बात की थी कि कैसा हमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता था। वहां मैंने बताया था कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था हमारा, वो डायरेक्टली अर्थशास्त्र के अंदर चाणक्य द्वारा रचित, वो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है, बिकॉज वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही हमें देखने को मिलता है। बट यहाँ पे बात की गई है अशोकन इंस्क्रिप्शंस की। अशोक के इंस्क्रिप्शन में प्रदेशिका, राजुका एंड युक्ता वर डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी प्रोविंशियल हमें अशोक से पहले ही देखने को मिलते हैं, बिकॉज प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैंने बात की थी कि 4 बड़े प्रोविंसेस में जो है वो बांट दिया गया था मौर्यन एम्पायर को। उसी में से जब बिंदुसार के समय पे कुछ रिवोल्ट्स वगैरह हुए थे, रिबेलियंस वगैरह हुए थे, तो उस समय पे अशोक को तक्षशिला एंड उज्जैन जो है वो भेजा गया था। तो प्रोविंशियल एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमें उससे पहले ही देखने को मिलती है। अशोक के इंस्क्रिप्शंस में हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्रदेशिका, राजुका एंड युक्ता जो है वो देखने को मिलते हैं। एक बार बुकिश एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। The correct answer is B, district level administration. According to Ashokan edicts and inscriptions, Pradeshika, Rajuka and Yukta were important officers at the district level. The Pradeshika was in charge of a district. The Rajuka was responsible for revenue and judicial functions. And the Yukta was a subordinate official often involved in record keeping and administration. These officers played a crucial role in the Mauryan administrative system at the district level. बाकी systems की बात करें तो युक्ताज, प्रदेशिका एंड राजुका हमें देखने को नहीं मिलते हैं इन द विलेज लेवल। प्रोविंशियल में मैंने बताया कि इसके अंदर हमें देखने को मिलता है 4 बड़े प्रोविंसेस में जो है मौर्यन एम्पायर को बांट दिया गया था, तो इसके अंदर भी हमें ये ऑफिसर्स देखने को नहीं मिलते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि हमें डायरेक्टली अर्थशास्त्र बाय चाणक्य उसके अंदर देखने को मिलती है मौर्यन एम्पायर की, उसके अंदर भी इनका मेंशन नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बी, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। द कांग्रेस declared the attainment of Swaraj by all legitimate and peaceful means to be its objective. It was to be implemented in stages with civil disobedience and non-payment of taxes. For the next stage, only if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression. तो जो 2 स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिलती है, पहला स्टेटमेंट, द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि स्वराज की जो पहली बार बात की गई थी दैट वाज इन द नागपुर सेशन। नागपुर सेशन के अंदर 1920 के अंदर स्वराज वर्ड का पहली बार इस्तेमाल किया गया था, और इसी स्वराज वर्ड को लेकर ही आगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में यह कहा गया कि सारे लेजिटिमेट एंड पीसफुल मींस जो है वो लगाए जाएंगे इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और सेकंड स्टेटमेंट जो है कि आगे जाकर अगर 1 साल के अंदर ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी, स्वराज नहीं दिया और रिप्रेशन के ऊपर यानी कि लोगों को मारने पीटने पे उतारू हो गए या फिर जेल के अंदर डालने लगे, तो हम सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस के ऊपर जो है वो जोर डालेंगे। तो ये दोनों ही ऑप्शन, दोनों ही स्टेटमेंट्स हमें सही देखने को मिलती हैं। तो इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2। बुकिश एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 करेक्ट। In the Nagpur session of the Indian National Congress in December 1920, the Congress adopted the goal of attaining Swaraj, that is self-governance, by all legitimate and peaceful means. This became the official objective of the Congress during the non-cooperation movement. Second, this statement is also correct. The non-cooperation movement was planned to be implemented in stages. The initial phase included surrender of titles, boycott of government schools, law courts, and foreign goods. The next stage, which included civil disobedience and non-payment of taxes, was to be launched only if the government did not grant Swaraj within a year and resorted to repression. तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमें सही देखने को मिलती है। इसका सही आंसर जो है वो होगा बोथ 1 and 2। काफी सिंपल था ये वाला भी, क्योंकि नागपुर सेशन में पहली बार 1920 के अंदर स्वराज की बात की गई थी और बिल्कुल यही सेम टू सेम चीजें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में फॉलो की जाने वाली थी, बट ये हो नहीं पाया बिकॉज 1922 में, जैसा कि सबको पता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद इस मूवमेंट को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन जो पूछा गया हिस्ट्री का, द 16th क्वेश्चन, और ये वही क्वेश्चन है जो मैं अपने एग्जाम स्पेसिफिक एमसीक्यूज लेक्चर 30 में ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने वहां पे डिस्कस किया था। आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर का जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा पूरे लेक्चर के लिए, उस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट?
ऑप्शंस ए पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी भास्कर राव जाधव या फिर डी दीन कारो जावलकर। इसका सही आंसर जो है दैट इज ए पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। साउथ इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इसके बारे में थोड़ा और अगर हम डिटेल में बात करें, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर was the founder of the self-respect movement in 1925 in Tamil Nadu. The movement aimed at achieving a society where backward classes had equal human rights, and it strongly opposed the caste system and the dominance of Brahmanism in social and religious life. तो ये हमें देखने को मिलता है पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने 1925 के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की जो है वो शुरुआत की थी। जैसा मैंने बताया, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मेरे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स लेक्चर 30 ऑफ द एग्जाम स्पेसिफिक एमसीक्यूज के अंदर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये जो है हमें देखने को मिलते हैं हमारे पूरे के पूरे 16 क्वेश्चंस जो हमारे पूछे गए इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल 2-3 क्वेश्चंस को अगर छोड़ दें तो इजी से मॉडरेट के बीच में हमें देखने को मिलता है डिफिकल्टी लेवल। बस कुछ क्वेश्चंस जैसे कि वो फ्रूट्स वाला क्वेश्चन था, पपाया पाइनएप्पल वाला, या फिर महाजनपद के पास कौन सी रिवर्स फ्लो कर रही थी एटसेट्रा, ये 2-3 क्वेश्चंस जो हमें देखने को मिले ये थोड़े ट्रिकी जरूर थे, बट इनको भी अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, आपने एनसीईआरटी अच्छे से करी हो, तो आप आसानी के साथ जो है सॉल्व कर सकते हैं। और ये सारे के सारे टॉपिक जो 16 क्वेश्चंस हमारे पूछे गए, ये मैं ऑलरेडी जो है इनके बारे में डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुका हूं इन माय ऑल द ऑन गोइंग सीरीज। तो उनको भी जो है आप ध्यान से देख सकते हैं। अगले साल अगर आपको कोई नया लड़का अगर देख रहा है तो जिसको अगले साल एग्जाम देना है, तो आप जो है वो वीडियोस अच्छे से अभी से ही देख सकते हैं, और आने वाले टाइम में और अच्छी वीडियोस जो है आपको मिलेंगी मेरे चैनल के ऊपर। तो आज का हमारा डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हमारी अगली क्लास के अंदर, अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ध्यान रखें, और मैं ये कामना करूंगा कि आप सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपका जो है मेंस एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्शन हो जाए। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। शुक्रिया।